यहाँ स्थितियाँ जो हैं इस समय माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत ख़राब हैं। मैं ख़ास तौर पे सिखों की बात करूँ तो आज हमारे जो गुरुद्वारे हैं, हरिद्वार के अंदर हमारा गुरुद्वारा था, उसको ख़त्म कर दिया गया। मंगू मठ के अंदर, उड़ीसा के अंदर, पुरी के अंदर, जगन्नाथपुरी के अंदर जो गुरुद्वारा था उसको तहस नहस कर दिया गया। लेकिन सबसे ज़्यादा दुविधाएं आती हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ और सिखों के साथ आती हैं। इसलिए उन्होंने कहा मैं एक अच्छा हिंदू हूँ, इसलिए मैं एक अच्छा ईसाई भी हूँ, मैं एक अच्छा मुसलमान भी हूँ, मैं अच्छा पारसी हूँ, क्योंकि सारे धर्म एक ही बात है। हम लोग अपने अपने धर्मों की बात करें, गाली करते नहीं, सभी धर्मों की बात एक ही है। मेरे पास सिख बन के मत है, मेरे पास मुसलमान बन के मत है, वो हो गया, लंबा दौर निकल गया। अभी जो नई डेमोक्रेसी 70 साल पहले आई है, वो बार बार उनसे कह रही है पहले सबके नागरिक बनो, भाषा बदलो, माइनॉरिटी का दिमाग बदलो, कोई माइनॉरिटी नहीं। क्या समझा रहे हो आप? क्या समझा रहे हो? गांधी जी ने किया, ये किया, वो किया, क्या समझा रहे हो? मैं माफी मांगता हूँ जिनको मेरी बात ठीक नहीं लगी हो। मैंने आपसे पहले कहा मैं अपनी बात आपको कहने की कोशिश कर रहा था, बुरी लगी हो तो माफ कीजिएगा। कभी आपको ये एहसास हुआ कि हमको रोज ये साबित करना पड़ता है कि हम देशद्रोही नहीं है, देशभक्त हैं? 82 साल की उम्र के अंदर जब मुझसे ये पूछा जाता है कि तुम देशभक्त हो या देशद्रोही हो, कि 1984 में क्या हुआ इसे कौन इनकार कर सकता है, और 1992 में क्या हुआ इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। जो आज हालात बने हैं इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। हमारा सवाल केवल ये है कि अगर हिंदू को हिंदू होने की हिम्मत रखनी है तो उसको हिंदू होना पड़ेगा, उसको ये नहीं कहना पड़ेगा कि हिंदू मेजॉरिटी में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। देश में जिस वक्त जो माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है, सिख और मुसलमानों के साथ, वो अपने आप में चर्चा का विषय है। जिस तरह से आप देख रहे हैं बराबर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें बताया जा रहा है किस तरह से मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, किस तरह से मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है, मारपीट की जा रही है। लेकिन मामला सिर्फ मुसलमानों तक सीमित नहीं है, बात गुरुद्वारों तक भी है। उत्तराखंड में भी गुरुद्वारे तोड़े गए हैं। ऐसे में जब लोग माइनॉरिटीज़ की आवाज़ उठाते हैं तो एक आवाज़ ये भी उठती है मेजॉरिटी की तरफ से कि इस देश में कोई माइनॉरिटी नहीं है। आइए इस पूरे सब्जेक्ट को समझते हैं कि माइनॉरिटी कौन है और माइनॉरिटी का दर्द क्या है। हमने कुछ वक्त पहले हम लोग हज़रत निज़ामुद्दीन की तरफ गालिब एकेडमी गए थे, वहाँ पर भी एक सम्मेलन था। वहाँ पर परविंदर सिंह सेठी ने बताया था कि किस तरह से गुरुद्वारों को उत्तराखंड में तोड़ा जा रहा है। अभी हाल ही में उत्तराखंड का एक और विवाद आप लोगों के सामने आया था पार्किंग को लेकर। तो ये एक बड़ा कॉमन हो रहा है कि माइनॉरिटी को, जहाँ पर आपने पगड़ी, पग और दाढ़ी देखी, टोपी और दाढ़ी देखी, तो और उस तरह से लोग किस तरह से नफ़रती तरह से बात और बयान करने लगते हैं। तो ये इस मामले को आज हम आपको क्यों बता रहे हैं, पूरा समझिएगा। पहले परविंदर सिंह सेठी की बात सुनिए, उन्होंने क्या कहा, और फिर हम इस बात को और आगे लेकर आपको समझाते हैं कि माइनॉरिटी का दर्द कौन समझेगा आखिर। जो इस देश के अंदर आप ये देखिए, जब यहाँ पे चुनाव हिंदू मुसलमान के नाम से होता है, यहाँ भारत पाकिस्तान के नाम से होता है, मंदिर मस्जिद के नाम से होता है, तो यहाँ स्थितियाँ जो हैं इस समय माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत ख़राब हैं। जिस प्रकार से मैं ख़ास तौर पे सिखों की बात करूं तो आज हमारे जो गुरुद्वारे हैं, हरिद्वार के अंदर हमारा गुरुद्वारा था, उसको ख़त्म कर दिया गया। मंगू मठ के अंदर, उड़ीसा के अंदर, पुरी के अंदर, जगन्नाथपुरी के अंदर जो गुरुद्वारा था उसको तहस नहस कर दिया गया। सिक्किम के अंदर हमारा गुरुद्वारा था, उसको ख़त्म कर दिया गया। उसकी वजह यह है कि जो हमारे माइनॉरिटीज़ के नेता हैं, जब वो नेता सरकार के पास जाते हैं तो उनकी जेब के अंदर अपने कोटे, परमिट और अपने टिकटों के लिए जाते हैं। जब वो अपनी कम्युनिटी के लिए काम करेंगे और अपने पर्सनल फ़ायदे नहीं लेंगे तब उनकी बात सरकार सुनेगी। और सरकार अगर बात नहीं सुनती, इसका मतलब ये है कि हमारे जो नेता हैं उनके अंदर कमी है। चाहे मैं माइनॉरिटीज़ की बात करूं, जो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हैं, सिख हैं, जैनी हैं, बौद्धी हैं और क्रिश्चियंस हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो
दुविधाएं आती हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ और सिखों के साथ आती हैं। तो देखिए, ये इन्होंने कहा था कुछ वक्त पहले, लेकिन इसी को लेके 1984 का जो कत्लेआम हुआ था, जो नरसंहार हुआ था, उस पर एक बैठक हो रही थी। उस पर कुछ इंटेलेक्चुअल लोग बात कर रहे थे। उन लोगों का ये कहना था कि अगर 1984 नहीं हुआ होता, सब लोग एक साथ खड़े हो जाते उस कत्लेआम के अगेंस्ट में कि भाई इसको रोको। जिस तरह से एक आम सिख को टारगेट किया गया था, मारा किसने था, जिससे पूरी कम्युनिटी को घेरा गया था और उनका कत्लेआम हुआ था। अगर उस वक्त देश खड़ा हो जाता एक साथ, तो उसके बाद आने वाले दंगे, चाहे वो बाबरी मस्जिद के बाद का हो, 2002 हो और 2020, और जो बराबर होते रहे हैं 1987 का मेरठ का हो, तो ये सब नहीं होते, क्योंकि तब लोगों को समझ में आता कि एक अपराधी अपराध है, उसने अपराध किया हुआ है, उसका निशाना कोई कम्युनिटी नहीं होती। इसी की एक बात चल रही थी जिसका वीडियो हमने आपको दिखाया था। तो यहाँ पर एक और शख्स, उनका जो कहना था वो ज़रूर सुनिए। जी हाँ, ये गांधी पीस फाउंडेशन से आए थे। इन्होंने जो बात कही है, इसके बाद एक विवाद खड़ा हुआ, फिर एक बहस शुरू हुई। इनका क्या कहना था, मेजर इनका कहना था कि हम कोई माइनॉरिटी नहीं है, सब एक है। लेकिन जब इन्होंने ये कहा, उसके बीच में क्या हुआ वो हम आपको बताएंगे। पहले जो इन्होंने कहा है वो सुन लीजिए आप। बहुत सारे हिंदू हैं यहाँ, सिख हैं, मुसलमान हैं। मैं हिंदू नहीं हूँ, इसलिए मैं अपने को बहुत ही माइनॉरिटी हूँ। तब मैं सोचता हूँ सारी समस्याएं जो कही जा रही हैं, इतिहास की जितनी बातें कही जा रही हैं, उनको किस तरह से देखें। इतिहास दो काम करता है। हम इतिहास पढ़ते हैं और पढ़ के रिएक्ट करते हैं, और एक दूसरा काम इतिहास करता है कि हम इतिहास पढ़ते हैं और उनको रिएक्शन से बाहर आकर समझते हैं। जो ये नहीं करते हैं वो इसी में घूमते रहते हैं। घूमने से जवाब नहीं है, दर्द के बखान करने से दर्द खत्म नहीं है। बहुत सुंदर बात कही कुरैशी साहब ने कि ये ईश्वर ने ही एक ताकत दी है कि हम याद भी रखते हैं और हम भूल भी हैं। जितना ज्यादा इतिहास को भूलेंगे, उतना ज्यादा वर्तमान को बना सकते। प्रेजेंट को बनाने की ताकत पास्ट को भूलने से निकलती। उसका कितना भी बखान करें, किसकी गलती क्या हुई क्या है, एक बात को याद रखें, पॉलिटिक्स क्या है? मेकिंग पॉसिबल थिंग्स इम्पॉसिबल विद पॉलिटिक्स। अगर इसको आप एक बार ठीक से समझ जाएंगे तो आपको बहुत सारे झंझट में पढ़ने की जरूरत है। जो चीजें संभव थी, हो सकती थी, उनको असंभव बना देना राजनीति है। वो राजनीति अपना काम कर रही है। अब हम लोग राजनीति के शिकार हैं या राजनीति को बदलना चाहते हैं, तो उसको तकलीफ होती है। जब मैं देखता हूँ कि उसी राजनीति की बात कर करके हम लोग सवाल के जवाब देते हैं। जो राजनीति सवाल के जवाब देती नहीं है, हर जवाब को खत्म करते, उसी के पीछे दौड़ रहे हैं। मुसलमानों के साथ क्या हुआ, सिखों के साथ क्या हुआ, हिंदुओं के साथ क्या हुआ, कितनी मस्जिदें गिर रही हैं, कितने गुरुद्वारे गिर रहे हैं, तो उसका क्या है, कितने मंदिर गिर रहे हैं, उनको भी तो गिराओ। आज जो लखनऊ बनारस बनाया जा रहा है, 1200 मंदिर तोड़ दिए गए बनारस में। तो हिंदू कहेगा हमारे मंदिर भी टूट रहे हैं, और मैं कह रहा हूं सबके मंदिर टूटेंगे, सब टूटेंगे। अगर हम ये याद नहीं रखेंगे कि इतिहास दोहराने के लिए नहीं है, इतिहास से निकलने इसको समझिए। 75 साल का डेमोक्रेसी है। आजादी के बाद सोचे कि 75 साल हो गए हमारे, हम उसी रट में पड़े, उसी में घूम रहे, तब निकलेंगे। तो निकलेंगे तभी जब कोई मेरी तरह खड़ा होकर कहेगा कि मैं हिंदुस्तानी से अलग कोई कुछ भी नहीं मानता, मैं हिंदू मुसलमान सिख पारसी ईसाई नहीं मानता, मैं भारतीय हूं। मेरे पास हिंदू बन के आना मत, क्योंकि मैं तुम्हारे से जुड़ता नहीं। ये भारतीय मन कहां से बनेगा?
अगर भारतीय मन नहीं बनता है और आप बराबर इन्हीं चीजों की चर्चा करते रहोगे तो यही चीजें मजबूत होंगी। तो एक तो ये माइंड सेट अपना बदलना चाहिए। इस भाषा में बात करना बंद कीजिए। इस देश में कोई माइनॉरिटी नहीं, और अगर कोई माइनॉरिटी है तो हम लोग माइनॉरिटी हैं, तो इस देश को बनाना है। इस भूमिका में जब तक सोचना नहीं शुरू तब तक आप किसी भी नई चीज को सोच नहीं पाएंगे। पुरानी चीजों को दोहराते रहेंगे तो फिर निकलेगा। मैं चाहता हूं निकलना चाहिए, उनको आगे बढ़ना चाहिए। बताता हूं कैसे। अंसारी साहब बैठे हैं और कुरैशी साहब बैठे हैं। मैं अगर कहूं कि हम नहीं निकल पा रहे हैं इसमें से, इसके दो बड़े अपराधी हैं जिस जमात को ये लोग लिखते हैं। ये चुनाव आयोग जिसके चीफ आप है, ये न्यायपालिका है जिसके चीफ बिहार में आप है। ये दो इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्यों बनाए? एक तो कहा चुनाव आयोग का काम है मतदाता सूची को तैयार करके रखना, तुम्हारा दूसरा कोई काम नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ने कम से कम तुमको दूसरा कोई काम नहीं दिया। एक इलेक्शन से दूसरे इलेक्शन के बीच में मतदाता सूची को बनाओ, ठीक करो, यही तुम्हारा काम। वो काम नहीं है, वो काम चुनाव आयोग ने नहीं किया और आज तो और भी बुरी हालत में हो। इसको कौन क्वेश्चन करता है? एक बार ये सारी न्यायालय पूछता कि काम क्यों नहीं हुआ? जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी तुमको दी गई थी, जिसके लिए तुम बने हो, और मैं कहूं कि हम भारतीय लोग जिसके लिए आपको पैसा देते हैं, जिसके लिए हाथी पाल कर रखते हैं, उसके ये काम क्यों नहीं किया? तो अदालत क्या कर रही है? आप पूछ रहे हैं ना किससे निकलेंगे कैसे? निकलने का एक बहुत सुंदर दस्तावेज हमारे पास है जिसका नाम है संविधान। उस संविधान की दो पुर्जियां हैं, ऐसे और भी पुर्जियां हैं, लेकिन बनाने वाला किसने वो संविधान बनाया? वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम लोगों ने संविधान बनाया है। ये चुनाव आयोग हमारा बनाया हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट हमारा बनाया हुआ है, ये प्रधानमंत्री हमारा बनाया हुआ है, राष्ट्रपति हमारा बनाया। इसकी उम्र हमने तय कर दी है, 5 साल में मर जाएगा। 5 साल के बाद पुनः फिर से जन्म होगा अगर हम चाहेंगे। हम नहीं बदलने वाले। कौन? द पीपुल ऑफ इंडिया। हम हमेशा रहने वाले हैं और हम दूसरों की तरफ देख रहे हैं। हम अपनी बात ऐसे कर रहे हैं जैसे वो क्यों नहीं कर देता है, वो क्यों नहीं, हम क्यों नहीं कर रहे? इस सिटीजन की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं? वो आप देखिए ना, अभी इकबाल अंसारी साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सर के मामले में जो डिसीजन दिया वो गलत है। बंगाल में मैं बोलता हूँ अखबार, इकबाल अंसारी साहब का बयान नहीं मिलेगा कि वो उठकर कहें कि ये गलत सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। एक भी इकबाल अंसारी ने कोई बयान नहीं दिया। आज तो आप नहीं होना जज की कुर्सी पर नहीं हुआ, एक सिटीजन 10 जजों ने मिलकर के अगर ये स्टेटमेंट दिया होता है कि बंगाल में जो निर्णय किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो गलत था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो ताकत बनती कि नहीं बनती? कोई नागरिकों की आवाज उठती कि नहीं उठती? नहीं, हमारी कोई आवाज नहीं उठती। हम लोग बोलते हैं, मालूम नहीं आप लोगों को गांधी पीस फाउंडेशन से आप लोगों का परिचय है कि नहीं? दया सिंह जी का परिचय है। मैं बोलता हूँ दया सिंह जी अगर इंडिया इंटरनेशनल में उनको मीटिंग नहीं करनी थी तो हमारे यहाँ क्यों नहीं आए? हमारा दरवाजा तो सबके लिए खुला है। हमारे लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, पारसी, ईसाई पहचान ही नहीं है। हम हर विचार को जगह देते हैं और दया सिंह जी की मीटिंग हमारे यहाँ क्यों नहीं आए? वो संस्था नागरिकों की तरफ, वहां से आप बात करते हैं तो बात गांधी की बात करते हैं। और गांधी क्या कहते हैं? बाकी बहुत सारी बातें हैं, अंसारी साहब ने कही, बहुत सारी बातें कुरैशी जी ने कही, वो सब गांधी की ही बात है। लेकिन जो मूल बात गांधी कह गए उस बात को याद रखिए। उन्होंने कहा दुनिया में जितने धर्म हैं
कब बने, किससे बने, कौन था, कुछ नहीं। उन्होंने कहा जितने भी दुनिया के धर्म हैं उन सब का मैं प्रतिनिधि हूं। ये बात दुनिया में किसी फिलोसफर ने इससे पहले नहीं है। ये पहला आदमी है जिसने ये बात कही है कि दुनिया अपने धर्म के प्रति सच्चे बनोगे तो तुम दुनिया के तमाम धर्मों के प्रति सच्चे हो। इसलिए उन्होंने कहा मैं एक अच्छा हिंदू हूं, इसलिए मैं एक अच्छा ईसाई भी हूं, मैं एक अच्छा मुसलमान भी हूं, मैं अच्छा पारसी हूं, क्योंकि सारे धर्म एक ही बात है। हम लोग अपने अपने धर्मों की बात करते हैं, गांधी कहते हैं नहीं, सभी धर्मों की बात एक ही है। सभी धर्मों की एक बात को रिप्रेजेंट कैसे करोगे व्यवहार में? आज हम गुरुद्वारे में खड़े होकर ये बात कर रहे हैं, मस्जिद में खड़े होकर ये बात करेंगे, गांधी पीस फाउंडेशन में खड़े होकर ये बात करेंगे, चौराहे पर खड़े होकर यही बात करेंगे। हमारी भाषा बदल जाती है जब हम चौराहे पे जाते हैं। अपने दोस्तों में जाते हैं तो दूसरी तरह की बात करते हैं, अपने धर्म वालों में जाते हैं तो दूसरी तरह की बात करते हैं। मैं कहता हूँ एक तरह की बात करना तो सीखो। ये कहना सीखो कि हिंदुस्तानी से छोटी कोई महिला हमसे प्यार नहीं करेगी। मेरे पास सिख बन के मत आए, मेरे पास मुसलमान बन के मत आए। वो हो गया, लंबा दौर निकल गया। अब ये जो नई डेमोक्रेसी 17 साल पहले आई है, वो बार बार तुमसे कह रही है बड़े सबके नागरिक बनो, भाषा बदलो, माइनॉरिटी का दिमाग बदलो। कोई माइनॉरिटी नहीं, तब भगवान भी बनाया हुआ है। भगवान माइनॉरिटी नहीं बनाता है। अगर माइनॉरिटी नहीं बनाता है तो माइनॉरिटी माइंड से क्यों बनाया? वो कहते हैं 80-20 है। आपने कहा ना राज्यपाल मंत्री किसी को ने कहा कि 80-20 है। हम कहते हैं वही 80-20 का समीकरण मजबूत करो, 20 लोगों को इकट्ठा करेंगे। क्या करोगे? उन्हीं की बात को सही साबित करो। कहना भी है कि 80-20 इस देश में है ही नहीं, 100% है, और उस 100% का मैं रिप्रेजेंटेटिव हूं और बात करूंगा। ये सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, शर्म आती है मुझको जब मैं चर्चा करता हूं कभी। वो इंटरव्यू में कहता है कि अपोजिशन का रोल अदा करने के लिए आप पार्लियामेंट के जुडिशरी को नहीं कर सकते। क्या होता है अपोजिशन का रोल? भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, इकबाल साहब मुझको कहेंगे अगर मैं गलत कर रहा हूं, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में एकमात्र इंस्टीट्यूशन बना है, एकमात्र एक ही इंस्टीट्यूशन है जुडिशरी, जिसको परपेचुअल हर समय अपोजिशन में रहने का रोल दिया गया। अपोजिशन पार्टी एक ही है और कॉन्स्टिट्यूशन अपोजिशन है। कॉन्स्टिट्यूशन को समझिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि एक जुडिशरी है जिसको 24 घंटे अपोजिशन में रहना है। किसके अपोजिशन में? जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। तुम्हारा दूसरा कोई काम नहीं है। तुम्हारा काम बैलेंस बनाना नहीं है। तुम्हारा काम हर मसले पर ये बताना है कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं। इतना बोलकर तुम जाओ अपने घर। तुम्हें ये क्या दिखाना है कि हम रास्ता ढूंढ रहे हैं, हम बैलेंस बना रहे हैं, ये तुम्हारा काम नहीं है। बैलेंस बनाने के लिए दूसरी एजेंसियां हैं, वो करेंगी। तुम तो ये बताओ कि बाबरी मस्जिद का प्रश्न तुम्हारे सामने आया है, उसको तोड़ने का काम कॉन्स्टिट्यूशनल था कि नहीं? बस इतना बोलो। तुमसे इससे ज्यादा पूछ नहीं रहा है, तुम्हारी औकात नहीं है इससे ज्यादा बोलने की समझ रहा है, लेकिन तुम तो अपनी औकात छोड़ करके बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो। ये चंद्रचूड़ कहता है कि हमको ईश्वर ने बताया, तो तुमको ईश्वर बताएगा, किसी को खुदा बताएगा, किसी को गॉड बताएगा, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताएगा? ये सवाल तुमने क्यों नहीं पूछा? ये सवाल सिर्फ गांधी वालों ने क्यों? हम अकेले क्यों पड़ गए ये सवाल पूछने? आपने क्यों नहीं सवाल उठाया? इसलिए नहीं उठाया कि आप माइनॉरिटी के माइंडसेट को बंद करो। अब हिंदुस्तानी बन नहीं पा रहा है। हिंदुस्तानी यानी हिंदू नहीं। मैं तो पहले कहता मैं हिंदू नहीं हूं। हिंदुस्तानी यानी इतनी बड़ी ये कौम खड़ी की है, लड़ करके, जिसको हमने 70 साल पहले आजाद किया है, जिसमें हम सब के खून में है। वो हिंदुस्तानी बोलता क्यों है? ये नागरिक इतना और ऑर्गेनाइज इतना चुप क्यों बैठा हुआ? कोई बहादुरी की आवाज नहीं है।
एक ही आदमी है देश में जो इस देश का सबसे मूर्ख आदमी है, वही सबसे ज्यादा बोलता है। ये करने की हिम्मत क्यों नहीं बनी? लेकिन हम बोलते नहीं। कोई कहता है इम्पीच हो जाएंगे। अभी तो बहुत अच्छा उदाहरण दिया एक बार सामने की गांधी जी का इम्पीचमेंट हुआ है। देशद्रोह का केस उन पर चला था, जिसको उन्होंने कहा मैं क्यों देशद्रोही हूं ये तुमको बताया। हम नहीं बता सकते। देशद्रोही तुम हो सकते हो, हम नहीं हो सकते क्योंकि हम ही देश हैं। तुम एक टुकड़े में हो, 5 साल की राह में कुर्सी पर देशद्रोह भी कर सकते हो, देश बेच भी सकते हो, देश की सेवा भी कर सकते हो। वो तुम कर रहे हो क्या, ये हम तय करते हो। ये बात ही हम भूल गए। तुमको तकलीफ होती है ऐसी सभा में आने के बाद जब कोई मुसलमान बन के बोलता है, कोई सिख बन के बोलता है, क्या बोल रहे हो? ये वक्त नहीं है 2026 में बैठे हैं हम। इस समय में हर आदमी के मुंह से एक ही बात निकलनी चाहिए, जो बहन ने कहा बहुत जबरदस्त बात है। क्या कहा उन्होंने? सिविल फेलियर। सिविल फेलियर का मतलब क्या होता है? समाज फेल कर गया। समाज बड़ी चीज है, पार्टियां छोटी चीज है। पार्टी का मतलब क्या होता है? पार्ट। कोई गोल चीज है जिसका एक पार्ट है, जो पार्टी बनी। हम गोल, हमसे बने हो और हमको धोखे देते, हम क्यों फेल रहे हैं? इसलिए कि हम समाज के रूप में अपना रोल अभी तक समझ नहीं पाए हैं। निभाने की बात तो समझने की बात आएगी। तो मैं आपसे बहुत विनम्रता पूर्वक कि बहुत तकलीफ हो रही है। हम भी देश के नौजवानों से होते हुए बूढ़े होने जा रहे हैं। सोचता हूं कहां पर परिवर्तन हो रहा है? मन बदला है, सोच बदली है, कुछ नए तरह से अपने अधिकार का एहसास हुआ है। हम अभी वही पुरानी उन्हीं अपराधी लोगों की कहानियां अलग अलग तरह से कहानी और उनको ही मजबूत है। मिटा दो अपने मन से, मिटा दोगे तो 5 साल बाद मिल जाए। आप देखो इतना सारा हंगामा करने के बाद भी 35% से ज्यादा वोट नहीं मिलते हैं। यानी 35 के बाद का जो हिंदुस्तान है वो तो खड़ा है। उस हिंदुस्तान को क्यों नहीं आगे बढ़ा? उसमें हम सब लोग हैं। हम उसी 35% को जो घटक गया है, जो पहले बहुत कम था, परिस्थितियों के कारण थोड़ा आगे बढ़ गया है, कुछ पागल लोगों की संख्या के समाज में होती है। और आप निश्चित मानिए कि जब अच्छे लोग चुप हो जाते हैं तो पागल लोग ज्यादा बोल रहे हैं। इसीलिए बोलो, जितना ज्यादा बोलोगे गलत आवाजें दबेंगी। चुप हो जाओगे तो गलत आवाजें ही गूंजती हुई लगेगा कि सारा समाज नहीं बोल। मैंने आपसे कहा है 1200 से ज्यादा मंदिर तोड़े गए बनारस। किसने आवाज लगाई? वो तो हिंदू समाज है, कायल समाज, अपना फायदा दिखाने वाला, देश बेच देने वाला। गांधी जी से किसी ने पूछा था आपको सबसे बड़ी तकलीफ किस बात? उन्होंने कहा इस देश का मध्यम वर्ग इतना स्वार्थी हो गया उसको बहुत है। आज बढ़ते बढ़ते हैं तो निश्चित आपको याद कराता हूँ, गांधी जी ने 30 जनवरी को गोली मारी हम लोगों ने उनको। 29 जनवरी की रात में डॉक्यूमेंट लिखा है, वो डॉक्यूमेंट पढ़िएगा आप, जिसको द लास्ट विल एंड टेस्टामेंट ऑफ गांधी। उसमें बाकी जो बातें लिखी उसकी चर्चा नहीं करते। उन्होंने कहा कि अब मैं एक नया संगठन बनाने जा रहा हूँ। 80 साल का आदमी है, बनेगा, लेकिन कह रहा है नया संगठन बना रहा हूँ, लोक सेवक संघ, जो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, जनता का। और ये क्या करेगा? 20 पॉइंट लिखे, 20 पॉइंट काम करेगा। उसमें कोई साहब एक पॉइंट लिखा है कि जो लोक सेवक संघ बनेगा उसका आदमी गांव में बैठकर मतदाता सूची तैयार करेगा। वो आदमी उस समय वोटर लिस्ट की बात कर रहा है, जबकि वोटिंग की चीज अभी शुरू हुई है हमारे देश। लेकिन वो समझ रहे हैं कि जो दलीय राजनीति है इसमें वोटर लिस्ट बहुत सेंसिटिव इशू होने वाला है। इसलिए वो कहता है चुनाव आयोग बनाने की बात नहीं करता है कि कितना बड़ा हाथी पालेंगे जो बैठ के लोगों की मतदाता सूची बनेगा। जानते क्या वो मतदाता सूची क्या बनेगा?
वो कहता है नहीं गांव में हिंदू है। गांव में बैठा आदमी फेस टू फेस जानता है कौन बचा, कौन गया, कौन जिंदा है, कौन मरा, किसका नाम डर, वो सूची पक्की करे। और जो सूची गांव में पक्की होगी वही ऊपर मानी होगी। ये उस दिन वो निकला है। उसको मालूम था ये सूची वाला मामला क्या होने वाला है। अगर ऐसे कि आप गांधी जी को इतना ग्लोरीफाई कर रहे हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी का रोल क्या था जरा वो भी बता दो। एक मिनट, इस देश के मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया 1932 में, सिखों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया उस समय। इस देश के जो आज के SC/ST हैं, जब उनको राइट मिलने की बात हुई तो गांधी जी ने आके मतलब रख लिया। ये है आपका गांधी। देखिए इसका नेशनलिज्म आप एक मिनट, अगर आप चाहेंगे तो इस विषय पर हम लोग अलग से बात करें। अब जब ये बात कह रहे थे, इससे वहाँ के लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। ऐसे में मोहाली से आए जसविंदर सिंह खड़े होते हैं और इनसे सवाल पूछते हैं कि आप क्या कह रहे हो, आपको मतलब पता है? क्या समझा रहे हो आप? क्या समझा रहे हो? गांधी जी ने किया, ये किया, वो किया, क्या समझा रहे हो? मैं वही समझा रहा हूँ। आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है हमें? सुनिए ना, मैं वही समझा रहा हूँ जो मैं समझ पा रहा हूँ। नहीं, मैं अपनी समझ समाधान नहीं कर रहा हूँ। आप मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। आप मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। मैं माफी मांगता हूँ जिनको मेरी बात ठीक नहीं लगी हो। मैंने आपसे पहले कहा मैं अपनी बात आपको कहने की कोशिश कर रहा था। बुरी लगी हो तो माफ कीजिएगा। वो बुरी बात को वापस करिए। एजेंडा इंटरफेयर की डायलॉग है ना, तो डायलॉग ही नहीं करना चाहेंगे तो इंटरफेयर कैसे होगा? इसके बाद मोहम्मद अदीब राज्यसभा के पूर्व सांसद आते हैं और वो कहते हैं कि भाई आपको ये दर्द नहीं पता है क्योंकि आप माइनॉरिटी नहीं हैं। एक मिनट मेरी बात सुन ले। आपकी बातें हमने सुनी और बड़ी अच्छी बातें लगी, लेकिन क्योंकि आप माइनॉरिटी में नहीं हैं इसलिए आप दर्द को नहीं समझते हैं। आपकी गलती नहीं है। कभी आपको ये एहसास हुआ कि हमको रोज ये साबित करना पड़ता है कि हम देशद्रोही नहीं हैं, देशभक्त हैं? 82 साल की उम्र के अंदर जब मुझसे ये पूछा जाता है कि तुम देशभक्त हो या देशद्रोही हो, आपको वो दर्द नहीं मालूम है। आप जाके कश्मीर में पूछिए जाके हिंदू भाइयों से, वो दर्द वो जानते हैं, आप नहीं जानते। ये जो बातें आप कर रहे हैं हमने किया है, जो हमने बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन, हमने जो हिंदुस्तान का तस्वुर दिया था उसको कौन तोड़ रहा? हम तोड़ रहे हैं ना, और आप उनकी हवाई दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि आप मिनाटी कुछ है ही नहीं। दुनिया में ऐसी मिनाटी के साथ सितम कम हुआ है जो अब हिंदुस्तान में हो रहा है। आप समझते हैं कि हमने अपनी दुनिया अलग बसाई है? अरे हम मेजॉरिटी को छोड़कर आए थे मिनाटी में, मिनाटी बने थे हम यहाँ। हम इसलिए आए थे हिंदुस्तान में कि हमें हिंदू मुस्लिम राष्ट्र नहीं चाहिए था। उसकी सजा ये दी आपने। ये जो हमारे सिख भाई हैं इन्होंने पाकिस्तान में इनको जाना था, लेकिन इन्होंने बगावत करी और कहा कि हम यहाँ रहेंगे। अब उनके साथ क्या हुआ, क्या हो रहा है? जमीनी सतह पर कभी माइनॉरिटी बन के देखिए। आप कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, हमें वो हिंदू नहीं चाहिए, हमें गांधी का हिंदू चाहिए। गांधी सुबह बगैर पूजा किए हुए बाहर नहीं निकलते थे। उससे बेहतर कोई हिंदू पैदा नहीं हुआ। मौलाना आजाद अगर सियासत में न होते तो उन्होंने दीनी काम इतना बड़ा किया था कि दुनिया में आज भी उनको आलिम समझा जाता है। हम वो मुसलमान करना चाहते थे। हमने उस हिंदुस्तान का तस्वीर किया था जहाँ गांधी ऐसा हिंदू हो और मौलाना आजाद ऐसा मुसलमान हो। आज वो है। आज तलवारें खींची जाती हैं हमारे मस्जिदों के ऊपर, कहते हैं रामनवमी है, और फिर आप कहते हैं कि आप सब एक हैं। खुदारा कभी मिनाटी के दिल के अंदर झाँक के देखिए। ये पूछिए लोगों से 84 की बात। मैंने उस वक्त भी कहा था, आपको नहीं मालूम है गुजरात में क्या हुआ था।
गुजरात में मैं उन औरतों से मिला था जिनके साथ बलात्कार हुआ था, उनकी खामोश सिस्कियाँ मेरे कानों में आती हैं। मैं उन बच्चों से मिला तो यकीन हुए थे, उनकी खामोश आंखें मेरा आज भी पीछा करती हैं। इनके घरों में 8-8 लोग निकाल मारे गए, किसको इंसाफ मिला? आप कहते हैं मिनाटी से बात मत करो, आप कभी मिनाटी बन के देखिए तब आपको एहसास होगा। शुक्रिया। और इसके बाद दया सिंह भी अपनी बात को रखते हैं। तो ये सारी बातें सुनिए और फिर हम लोग आपसे आगे बात करेंगे। तो दोस्तों ये इसमें सबका लग जाएगा, उसके बाद पहले उसका कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, फिर अदीब आ जाएंगे, फिर दया सिंह आ जाएंगे। तो ये एक सवाल फिर एक राष्ट्रीय बहस बन रहा है कि माइनॉरिटी का दर्द क्या। मैं क्या कह रहा हूँ, जो बात आज हुई है मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा हुआ कि जो ये चर्चा की तरफ हम बढ़े। आज तक हम सुन बैठे थे, जो आवाज़ें उधर से उठी या आवाज़ें इधर से उठी, यही आवाज़ें चाहिए थी आज इस देश को, अगर हमने इस देश को देश बनाना। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि 1984 में क्या हुआ, इससे कौन इनकार कर सकता है, और 1992 में क्या हुआ, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। जो आज हालात बने हैं, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। हमारा सवाल केवल ये है कि अगर हिंदू को हिंदू होने की हिम्मत रखनी है तो उसको हिंदू होना पड़ेगा, उसको ये नहीं कहना पड़ेगा कि हिंदू मेजोरिटेरियनिज्म का मैंने सवाल, मुझे कोई बता दे कि हिंदू मेजोरिटेरियनिज्म है। जब डॉक्टर अम्बेडकर ने आर्टिकल 25(2)(b) में ये लिखा, हिंदू इंक्लूड्स बौद्ध, जैन एंड सिख, ये तीनों तो हिंदू को मानते ही नहीं, तो हिंदू कौन है? मेरा सवाल ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है कि किसी ने हिंदू को एक्सप्लेन ही नहीं, हिंदू को परिभाषित कर दो, बात खत्म हो जाएगी। हिंदू को हम ये तो कह रहे हैं कि गांधी ने हिंदू कहा, गांधी हिंदू थे, पर गांधी कैसे हिंदू थे? कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लेन कर दो ना कि गांधी कौन सा हिंदू था और बाकी कौन से हिंदू हैं जो ये आवाज उठा रहे। तो मैं ये समाप्त कर रहा हूँ। मैं इस बात को बहुत, आप लोगों ने इतनी हिम्मत की, इतनी चर्चा हुई, मैं समझता हूँ कि ये चर्चा होनी चाहिए थी और ये आगे भी चर्चा चलनी चाहिए, चाहे गांधीयन हो और चाहे दूसरे हों और चाहे सिख हो चाहे मुसलमान हो, हम सबको यहाँ आना पड़ेगा ताकि सच की आवाज़ बुलंद कर सके। अगर शांति से नहीं बात सुनेगा तो गुरु नानक की आवाज़ है, सच की बाणी नानक आकर सच सुनाए सी सच की बेला। आज मौका है सच बोलने का, सच कहने का और सच सुनने का। तो मुझे खुशी है, मैं आज बहुत ही, मैं समझता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ उन सब पर्सनैलिटी को, और जो सभी आए हैं आपके यहाँ आए हैं, हमारे बुलावे पर आए, मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि ऐसी चर्चा पर मैं कभी सोचता नहीं था। जब मुझे बख्तावर सिंह जी बैठे हैं, जब इंडिया इंटरनेशनल से मुझे ये बात पता लगी कि आप 1984 पर बात नहीं कर सकते, और कुमार प्रशांत जी ने एक बात मेरे ऊपर लगाई, उन्होंने कहा कि हम चाहते थे कि गांधी, हम आज भी तैयार हैं, हम ये चर्चा गांधी इंस्टीट्यूशन पर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो गांधी कहाँ वो गांधी है जिस गांधी ने सिख और मुस्लिम को आश्वासन दिए थे, वायदे किए थे कि आपके हक और हुकूक बराबर के रखे जाएंगे, वो गांधी कहाँ है? हम उस गांधी को ढूंढना चाहते हैं, हम उस गांधी की बात करना चाहते हैं। और हक और हुकूक अगर बराबर के नहीं होंगे तो लोगों के अंदर दर्द होगा, तकलीफें होंगी, ये सारी बातें होंगी। तो मैं ये कहता हूँ कि मैं अब समय ज़्यादा आपका बहुत हो गया, और वो भी है, और बहुत सारे सज्जन मेरे पास बैठे हैं बोलने के लिए, मैं उनसे भी माफ़ी मांगता हूँ। मेरे आतमजीत सिंह जी बैठे हैं, बाकी लोग भी बैठे हैं। अब इस चर्चा को आगे ना बढ़ाएं, अब एक समय, आज मौका है, इस डायलॉग के प्रोसेस को हम सब की जिम्मेदारी है, अकेली मेरी जिम्मेदारी में हमने तो इनिशिएट किया, आप सबके, और मैं गुरुद्वारा सिंह सभा जिन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई आज इस प्रोग्राम को यहाँ करने की, इस पर चर्चा करने की। मुझे पता है कि उनके अंदर भी कई दर्द हैं, कई तकलीफें हैं, जो उन्होंने बार बार मुझे कहा कि इसको इस मोड़ पर ना ले जाया जाए। मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, इस मोड़ पर आना चाहिए था, इस बात को चर्चा बढ़नी चाहिए थी, तभी लोगों के बीच में चर्चा का विषय बनता। मैं समझता हूँ कि आपने जिम्मेदारी निभाई, और जो हमारी जिम्मेदारी थी हमने होते हुए कई काम हुए। हाँ, हमारी कोशिश है, हम
भारतीय हैं और भारतीय होने पर गर्व करते हैं, पर भारतीय कैसे हैं ये अभी हमें सोचना पड़ेगा। हम कैसे भारतीय हैं ये सवाल हमारे सामने है, और ये सवाल मैं आपके सबके सामने छोड़ना चाहता हूँ कि हम भारतीय कैसे, हम भारतीय हैं, हम भारतीय होने पर गर्व करते हैं, पर हम भारतीय कैसे हैं ये सवाल प्रशांत जी आपके और मेरे सामने खड़ा है और आप सभी के सामने खड़ा है। चाहे ऋषि जी बैठे हैं, चाहे अदीप जी बैठे हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और सारे उन पदों पर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आज उन लोगों ने, मुझे पता नहीं था कि मैं कभी सोच नहीं सकता था जब मुझे अंसारी जी ने टेलीफोन पर बताया कि मैं बॉम्बे में हूँ और बॉम्बे में मेरा शाम को मीटिंग है और कल सुबह मैं हर हालत में आऊँगा, मैं कितना आभार व्यक्त करूँ। अजीत जी को मैंने लास्ट मोमेंट में कहा कि मैं नहीं चाहता था कि आपको तकलीफ दूँ, पर आज मेरा मन है कि आप आएँ। तो ऋषि जी से कहा, उन्होंने कहा मैं आऊँगा। मैं रहमानी जी से कहा मैं किसका आभार व्यक्त करूँ। प्रोफेसर श्याम सिंह जी बैठे हैं, डॉक्टर कुशाल सिंह जी बैठे हैं, साथ में हम उनके साथी आए हैं, हम किनका आभार व्यक्त करें। हम आज आभार के लिए नहीं, मैं समझता हूँ कि आज हमारी जिम्मेदारियाँ हैं। शायद हम इन जिम्मेदारी, हमारी भी उम्र 75 साल से ऊपर होगी, हम कितने दिन देखेंगे कितने नहीं देखेंगे, पर जो दर्द इस समय 75 साल में हमने देखा, ये दर्द हमारे असहनीय है। अब इस दर्द को सहा नहीं जाता, कम से कम हम बोल तो दें। मैं उसने एक बात कही, प्रोफेसर साहिब सिंह ने सारा इतना बड़ा इतिहास लिखा, उन्होंने एक लाइन कही कि नगाड़े बज रहे हो तो क्या तूती अपनी आवाज़ बंद कर दे, बंसरी अपनी आवाज़ बंद कर दे। हमारी तो बंसरी की आवाज़ है पुलिसी जी, हम तो बंसरी बजाने आए हैं, क्या ये बंसरी की आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी, ये सवाल हम सबके सामने, मैं आपके सामने छोड़ता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये एक सवाल फिर एक राष्ट्रीय बहस बन रहा है कि माइनॉरिटी का दर्द क्या अब इस देश में सिर्फ माइनॉरिटी ही समझ सकती है, या उम्मीद है कि बहुसंख्यक मेजॉरिटी और हिंदू लोग आएंगे और इस दर्द को साझा करेंगे, समझेंगे, क्योंकि हमारा देश सेकुलर है और यहाँ के सेकुलर हिंदू माइनॉरिटी के साथ खड़े हैं, उनका दर्द समझ रहे हैं। क्या होगा आगे द स्वतंत्र पर आपको बराबर दिखाया जाएगा। अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दें, फिर होगी मुलाकात एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।